हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन टू जीएस प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे और कंटिन्यू करते हैं आगे इसी सेशन को। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे हुए थे और इसी क्वेश्चन सीरीज़ को ही आगे बढ़ाते हैं और इसी के माध्यम से डिस्कस करेंगे जो भी चीज़ें हैं। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था एंड दिस वाज रिलेटेड विद द ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या है? तो दिस इज़ ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। देखिए ट्रैफिक का मतलब ये हो गया एक तरीके से जो इलीगल पोचिंग होती है और इलीगल जो सेलिंग होती है, इस इलीगल सेलिंग या फिर इलीगल ट्रेड जो भी बोलना चाहें आप, इसके लिए तमाम संस्थाएं हैं जो कि काम करती हैं। जैसे कि एक संस्था है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर या फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इस तरीके से आप याद रखिएगा। ये एक एनजीओ है, दिस इज़ एन एनजीओ, ठीक है। इसी तरीके से और भी तमाम संस्थाएं बनाई गई हैं, उसी में से एक संस्था है जिसका नाम है दिस इज़ ट्रैफिक, ठीक है। हालांकि साइट्स भी है, वो भी इलीगल ट्रेड को ही देखता है एंड दिस इज़ बाइंडिंग इन नेचर। ये बाइंडिंग है, इंटर गवर्नमेंटल बाइंडिंग है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज़ इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल है ये। लेकिन जो ये आपका ट्रैफिक है ये भी एनजीओ है और ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है WWF वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एंड IUCN, इन दोनों ने मिलकर बनाया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ट्रैफिक ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है तो फिर अगेन ये इंपॉर्टेंट तो अपने आप हो ही जाता है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन यही है, पहला स्टेटमेंट इनफैक्ट है कि ट्रैफिक इज़ अ ब्यूरो अंडर UNEP। तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी क्योंकि ये UNEP नहीं बल्कि WWF एंड IUCN इन दोनों के अंडर में आता है, इन दोनों के द्वारा बनाया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगेन दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि अगेन यही इसका मेन चीज़ है, मेन मुद्दा यही है कि यहाँ पर किस तरीके से आप जो है बचा सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर सिंपल हो जाएगा बी। मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि विच ऑल इंस्टीट्यूशंस आर देयर विच आर डीलिंग इन इलीगल ट्रेड। तो इलीगल ट्रेड या फिर पोचिंग, इनके लिए ये संस्थाएं हैं, ये सारे WWF हो गया, ट्रैफिक हो गई, साइट्स हो गई, ये सब तो इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा भी और भी इंस्टीट्यूशन है जो कि काम करती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पॉल्यूशन प्रॉब्लम विच इज़ या आर द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ बायो रिमेडिएशन। अब देखिए बायो रिमेडिएशन के बारे में आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। दिस इज़ बायो रीमेडिएशन। रीमेडिएशन का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को वापस से जिंदा कर देना, रीमेडिएट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बायो है दैट मीन्स बायोलॉजिकली, अगर आप किसी चीज़ को बायोलॉजिकली उसको रीस्टोर कर रहे हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं बायो रिमेडिएशन। बायोलॉजिकल का मतलब हो गया कि आप किसी न किसी बैक्टीरिया को यूज़ करके, ऑब्वियसली दिस बैक्टीरिया को यूज़ करके ही जो है आप यहाँ पर जो है रीमेडिएशन टेक्निक्स वगैरह अपना रहे होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है। अब ये जो बायो रिमेडिएशन टेक्निक होती है वो दो तरीके की होती है। एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इन सिटू, यानी उसी जगह पर ही आप रीमेडिएट करते हैं, और दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्स सिटू, मतलब कि आप सैंपल को लेकर के आते हैं, रीमेडिएट करते हैं और फिर बाहर वापस से आकर के रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे कि बोटेनिकल गार्डन हो गया, तो दिस इज़ बोटेनिकल गार्डन हो गया, या फिर जूलॉजिकल गार्डन्स हो गए, ठीक है। तो ये जो होते हैं, या फिर जू हो गया, सेंट्रल जू होती है। तो ये जो बेसिकली चीज़ें होती हैं ये एक तरीके से कह लीजिए कि एक्स सिटू होती है, मतलब आप ले करके आ रहे हैं एंड यू आर रिस्टोरिंग द स्पीसी इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, आप दूसरे जगह पर कर रहे हैं। इन सिटू में क्या होता है, उसी धरती पर वहीं पर चीज़ें की जाती हैं और अलग अलग टेक्निक होती है। जैसे एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बायो एस्पैराइजिंग, ठीक है, बायो एस्पैराइजिंग हो गया। इसी तरीके से होती है बायो वेंटिंग हो गई, तो दिस इज़ बायो वेंटिंग टेक्निक हो गया, ठीक है, मल्चिंग हो गई। तो ये सब टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं जो कि होती हैं इन सिटू बेसिस पर। यहाँ पर बेसिकली जो यूज़ किया जाता है वो बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है, इसी के बेसिस पर जो होती है बायो रिमेडिएशन टेक्निक यूज़ की जाती है। काफ़ी अच्छी टेक्निक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होती हैं, दे आर बायोडिग्रेडेबल। और बायोडिग्रेडेबल का मतलब सबसे अच्छा यही होता है कि ये पॉल्यूशन नहीं करता है, तो पॉल्यूशन नहीं करने की वजह से ही इस टेक्निक को हम लोग यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ वी हैव मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़, हमारे पास तमाम चीज़ें होती हैं, तमाम सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो कि बायो रिमेडिएट कर सकती है, लेकिन उसके रिपरकशंस हैं, उसके दिक्कतें हैं, उसके एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी आते हैं। तो ये चीज़ें हैं।
अब यहाँ पर जरा ऑप्शंस देख लेते हैं। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ क्लीनिंग अप पोल्यूशन बाय एनहेंसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर इन नेचर। तो स्टेटमेंट पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा, यस बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यही चीज़ तो हम लोग इनफैक्ट डिस्कस भी किए। सेकेंड है, एनी कंटैमिनेंट विद हेवी मेटल सच एज कैडमियम एंड लेड कैन बी रीडली एंड कम्प्लीटली ट्रीटेड बाय बायोरिमेडिएशन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, ये पढ़ के आपको ये समझ में आ जा रहा होगा कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके लिए तमाम आप आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। देखिए, कई तरीके की मेटल टॉक्सिसिटी होती है, मेटल टॉक्सिसिटी होती है। अब ये जो मेटल टॉक्सिसिटी होती है, ये कभी भी बायो रिमेडिएशन टेक्निक के ज़रिए नहीं सही की जा सकती है। अगर ऐसा होता तो नाइट्रेट की जो नाइट्रोजन की या फिर कह लीजिए कि जो नाइट्रेट की जो इम्प्योरिटी या फिर टॉक्सिसिटी होती है, जिसके कारण से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है ना। इसी तरीके से आर्सेनिक के कारण से हो गया, जो कि ब्लैक फुट हो जाता है, या फिर आपके फ्लोराइड की वजह से हो गया। तो ये सब जो मेटल टॉक्सिसिटी होती है, इसके कारण से तो कोई डिसीज़ ही नहीं होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं बायो रिमेडिएशन के ज़रिए इसको मतलब सही कर लेना चाहिए। तो ये चीज़ नहीं की गई है। दैट मीन्स कि देयर आर सम लिमिटेशंस विद रिस्पेक्ट टू बायो रिमेडिएशन, है ना। तो ये क्या होता है कि जो मेटल टॉक्सिसिटी होती है उसको दूर नहीं कर पाता है, तो इसे हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके का कंटैमिनेशन है तो हम उसे बायोडिग्रेडेबल तरीके से कर लें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेसिफिकली। इनफैक्ट दिस इज़ करेक्ट। अभी रिसेंट में ही क्या हुआ है कि जो प्लास्टिक को कंज्यूम करने वाले कुछ बैक्टीरियाज के बारे में पता चला है, जैसे कि आपका ऑयल जैपर वगैरह हो गया, दिस इज़ ऑयल जैपर। तो ये सब क्या कर रहे हैं, जो भी प्लास्टिक है या फिर ऑयल स्पिलिंग हो जाती है, ठीक है, तो जो ऑयल स्पिलिंग हो जाती है समुद्र में, उसको सही करने के लिए ये सब बैक्टीरियाज आए गए हैं। जब हमें इस बैक्टीरिया के बारे में जानकारी हो जाएगी, देन वी कैन क्रिएट दिस बैक्टीरिया इन लैब में हम इसे क्रिएट भी कर सकते हैं। और इनफैक्ट इसके ऊपर में हम लोग जेनेटिकली इंजीनियरिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर जो भी पोल्यूटिंग एजेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग या उन पर हम लोग ट्रीटमेंट भी कर सकेंगे। तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर इसका सी हो जाएगा। दिस इज़ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन आई वुड से। हाँ, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंट में अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा मैं ट्रेंड बता देता हूँ। इन्वायरमेंट जो पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे वो पहले सिर्फ इन्वायरमेंट के हुआ करते थे। इनफैक्ट हम लोगों ने डिस्कस भी किया, जो अभी पिछले 2 सेशन में डिस्कस किए वो प्योर इन्वायरमेंट के क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद से ट्रेंड बदला, इन्वायरमेंट के बाद अब इन्वायरमेंट, फिर उस इन्वायरमेंट में ही क्वेश्चन पूछे आने लगे साइंस एंड टेक के। फिर ट्रेंड और बदला, इन्वायरमेंट के साथ ही साथ में साइंस एंड टेक एंड ज्योग्राफी भी लिंक कर दी गई। और अब ट्रेंड ये है कि अब इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर, अब इतनी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ये ट्रेंड अभी आपको नेक्स्ट क्लास में समझ में भी आएगा, नेक्स्ट सेशन में समझ में भी आएगा कि क्या ट्रेंड मूव कर रहा है। इनफैक्ट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी यही वाली चीज़ अब आगे कंटिन्यू भी होंगी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस पर। फिलहाल बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। ड्यू टू सम रीज़न देयर इज़ अ ह्यूज फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज़ ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की संख्या जो होती है लगातार गिरते जा रही है। अब यहाँ पर क्या है, व्हाट कुड बी लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पहला है पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। पहले आप बटरफ्लाई के बारे में जान लीजिए कि बटरफ्लाई करती क्या है। बटरफ्लाइज हो गई या फिर जो भौरा होता है, ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब पॉलिनेट करते हैं, पॉलिनेशन का काम करते हैं। व्हाट इज़ पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इनफैक्ट आप लोगों ने फूल के बारे में, फ्लावर के बारे में पढ़ा होगा। जो फ्लावर होता है उसमें स्टोमेटा होते हैं, है ना, स्टिग्मा होती है। तो ये क्या करते हैं कि प्लांट में ही फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं। प्लांट में जो फूल होता है, उसका फ्लावर होते हैं, उसमें मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों होता है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों होता है। लेकिन इसके लिए हमें एक एजेंट की ज़रूरत पड़ती है सो दैट दे कैन फर्टिलाइज, और फर्टिलाइज़ कराने में हेल्प करते हैं जो बटरफ्लाइज होते हैं या फिर जो भी इस तरीके की फ्लाइज होती हैं वो हेल्प कराते हैं। और इसी प्रोसेस को बुलाता है पॉलिनेशन, कि ये पॉलिनेशन करा रहे हैं। इनफैक्ट इस रिलेशनशिप को, इस बायोटिक रिलेशन को बोलते हैं हम लोग, बायोटिक इंटर रिलेशन को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। दिस इज़ म्यूचुअलिज्म। इससे क्या होता है, जो बटरफ्लाइज होती हैं उनको उनका जो भी खाने पीने का आइटम होता है वो मिल जाता है। एंड सेकेंड थिंग, जो पॉलिनेशन के बेसिस पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है जो भी प्लांट वगैरह है उसकी, ठीक है। तो ये बेसिक प्लांटेशन मतलब पॉलिनेशन के बारे में।
कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में देखते हैं कि आखिर में ह्यूज जो फॉल हो रही है उसके कारण से क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, होगा बिल्कुल। अगर बटरफ्लाइज की संख्या गिरते आएगी तो सिंपल सी बात है पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो पॉलिनेशन की दिक्कत हो जाएगी। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे बढ़े अगर, तो यहाँ पर क्या है कि देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट। ऐसा देखिए कुछ हम कह नहीं सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर मान लेते हैं कि बटरफ्लाइज की संख्या कम हो रही है तो उसमें अगर फंगल इन्फेक्शन है तो फंगल इन्फेक्शन में ड्रास्टिक इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या क्या होगा, यहाँ से कुछ ऐसा कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फंगल इन्फेक्शन, उस पर डिपेंड करेगा। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो एक वेस्ट मतलब बेकार सा स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट है, इट कुड लीड टू फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसी ऑफ वॉस्प, स्पाइडर एंड बर्ड्स। ये देखिए करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बटरफ्लाइज हैं ये एक इकोसिस्टम का पार्ट होती हैं, इकोसिस्टम का पार्ट होती हैं। तो इकोसिस्टम में अगर कहीं पर भी एक डिस्टर्बेंस होगा देन ऑब्वियस ही बात है कि देयर विल बी अगेन अ क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑन द अदर ट्रॉफिक लेवल ऑल्सो। और स्पाइडर हो गया या वॉस्प हो गया या बर्ड्स हो गया, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बटरफ्लाई पर तो रिलेटेड होती ही होती हैं, दे आर पार्ट ऑफ ट्रॉफिक लेवल। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर 1 और 3 अगेन करेक्ट स्टेटमेंट होगी, दिस विल बी सी यहाँ पर फिर से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बायोफ्यूल्स के बारे में बात की जा रही है। तो पहले फटाफट बायोफ्यूल के बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं। बायोफ्यूल जो होती हैं या फिर इसी को हम लोग बायो इथेनॉल के नाम से भी देखते हैं। दिस इज़ अगेन यहाँ पर आपको दिस इज़ बायो इथेनॉल, बायो इथेनॉल। अब देखिए जो बायोफ्यूल या बायो इथेनॉल होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं या फिर कह लीजिए कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, और इसी पर अभी फ़िलहाल फोकस भी किया जा रहा है एज पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत जो होती है इसी चीज़ को देखी जा रही है। अभी जो बायोफ्यूल्स होते हैं वो अलग अलग जनरेशन के होते हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन हो गई, सेकंड जनरेशन हो गई, ठीक है, एक सेकंड, यस, सेकंड जनरेशन हो गई या फिर थर्ड जनरेशन हो गई या फिर फोर्थ जनरेशन हो गई। अब इन सब जनरेशन का मतलब ऑब्वियसली अलग अलग बेसिस पर बनाया गया। जैसे फर्स्ट जनरेशन ये बनाई जाती थी फूड क्रॉप के कारण, फूड क्रॉप से। अब फूड क्रॉप से बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो होता है जो फूड है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी, क्योंकि फूड जो होती है वो डाइवर्ट हो जाएगी बायोफ्यूल में, या फिर फूड कंजम्पशन में यूज़ कर लिया जाएगा और बायोफ्यूल कुछ खास नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत था। सेकेंड जो जनरेशन थी उसमें रेसिड्यू से बनाया जाना शुरू हुआ। रेसिड्यू का मतलब जैसे मान लेते हैं आपने समोसा छान दिया, समोसा छान देने के बाद में जो ऑयल है वो ख़राब हो गया, तो एक तरीके का रेसिड्यू हो गया, वो बच गया। इसी तरीके से जो फूड आपने कंज्यूम किया बच गया, रेसिड्यू हो गया। तो ये बेसिकली रेसिड्यू के बेसिस पर था। यहाँ पर क्रॉप रेसिड्यू भी चलते हैं और जो फूड रेसिड्यू है वो भी चलता है, दोनों ही बेसिस पर बनाया जाता था। जैसे मान लेते हैं कि आपने चावल की खेती की, मतलब धान की खेती की, राइस की किया, पैडी की किया, तो ऊपर से कट कर लिया जाएगा, नीचे की जो भी रेसिड्यू बचती है जिसको पराली भी बोलते हैं, जला दिया जाता है, उसके बेसिस पर भी जो होता है आप बायोफ्यूल बना सकते हैं। अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, जैसे बायोकैर हो गया, हाइड्रोकैर हो गया, ये सब चीज़ें बनाई जा रही हैं। थर्ड जनरेशन का मतलब ये है यहाँ पर एल्गी बेस्ड बनाई जाती है, दिस इज़ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स। और फोर्थ जनरेशन में ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सबसे ज़्यादा नया यही है, और ये बनाई जा रही है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से जब कोई चीज़ की जा रही है तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज़ फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स। जो फिलहाल हम लोग काम कर रहे हैं सेकेंड जनरेशन बायो इथेनॉल, इसी पर हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। दिस इज़ द फोकस एरिया, फिलहाल इसी पर काम किया जा रहा है। इसको लेकर के कई सारे प्लांट भी इस्टाब्लिश किए गए हैं, जैसे पंजाब में किया गया है, भटिंडा वगैरह में, तो ये सब किया गया है। हम लोग फिलहाल इसी वाले पर ध्यान दिए जा रहे हैं, बाकी चीज़ों पर रिसर्च चल रही है, बट फर्स्ट पे ऑब्वियसली नहीं करेंगे क्योंकि ये कंजम्पशन के लिए फूड चला जाएगा। तो ये बातें हैं, ठीक है, ये बेसिक्स हो गया। अब जरा आ जाइए, इज़ इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल? ऑब्वियसली देखिए थर्ड नंबर पे यही है, बट व्हाट इज़ और आर द लाइकली लिमिटेशंस ऑफ डेवलपिंग कंट्री इन प्रमोटिंग इंडस्ट्री? अब देखिए अगर मान लेते हैं सपोज थर्ड जनरेशन अगर आप बायोफ्यूल बना रहे हैं, देन ऑब्वियस सी बात है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको कुछ ना कुछ जो है चैलेंजेस या फिर कह लीजिए कि कुछ ना कुछ मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। वो क्या मुसीबतें हैं? प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल इज़ पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन कॉन्टिनेंट। ये देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं है कि एल्गी केवल और केवल के सीज़ पे मिलते हैं। जहाँ पर भी पोल्यूटेड वाटर होगा, जहाँ कहीं पर भी पोल्यूटेड वाटर होगा,
वहाँ वहाँ पर हमें एल्गी मिलते हैं। तो ये तो एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई, ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है, आप ईजिली कह सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग द एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी अंटिल कंस्ट्रक्शन इज डन। ये भी बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है, आप बोल देंगे बिल्कुल सही बात है कि हाई लेवल एक्सपर्टीज तो चाहिए ही चाहिए होगी। थर्ड स्टेटमेंट है इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन नेसेसिटेट द सेटिंग अप ऑफ ए लार्ज स्केल फैसिलिटी विच में रेज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न। दिस इज अगेन ए वेरी कॉमन स्टेटमेंट, वेरी जनरल स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फिलहाल 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए कुछ जनरल स्टेटमेंट होते हैं, उनको पहचानना आपको सीखना पड़ेगा कि ये जनरल स्टेटमेंट है या फिर बहुत ही मतलब लॉजिकल जो चीज़ें होती हैं उसको आप कभी भी रॉन्ग नहीं कह सकते हैं। अब ये सब स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि आप पढ़े रहेंगे तभी आप कर सकते हैं, या आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही ये लैंग्वेज मिलेगी, यही तरीका मिलेगा। आपको पढ़ना है, समझना है, थोड़ा सा लॉजिकल रहना है कि यार क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। कुछ स्टेटमेंट जनरल होते हैं, उनको जनरल ही ट्रीट करना है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा दे रहे हैं और दिमाग लगाने के बाद में फिर आप गड़बड़ कर दे रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोटेंशियल साइड फॉर दिस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। 2-3 बातें यहाँ पर आ गई। सबसे पहले तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात हो गई है, जिसके बारे में तो मुझे नहीं लगता है कि डिस्कस करने की कोई भी ज़रूरत है। ग्लोबल वार्मिंग दिस इज़ द रियलिटी। इनफैक्ट एक मूवी भी बन गई है रेवेनेंट, पूरी की पूरी ग्लोबल वार्मिंग पे ही, तो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। तो ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। इसको लेकर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज FCCC ये भी बनाई जा चुकी है। बाकी COP मीटिंग्स तो हो ही रही हैं इसको लेकर के। 26 वाली अभी ग्लासगो में होनी है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इसके बारे में डिटेल हम लोगों ने बात कर लिया है। और बाकी इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्योटो प्रोटोकॉल है, दिस इज़ क्योटो प्रोटोकॉल। लेकिन अब मुश्किल ही है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेरिस क्लाइमेट डील है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़रूर है, पेरिस क्लाइमेट डील। बट अगेन ये होता है, इसको डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस पर डेवलपमेंट को लेकर ज़रूर पूछा जा सकता है कि पेरिस क्लाइमेट डील पर क्या बातें हुई हैं या फिर क्या बातें थीं। तो इनके बारे में आप लोगों को ध्यान से समझ लेना है। दूसरा जो बात है इसमें वो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कार्बन साइकिल क्या है, कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, एंड कैसे जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का भी सिक्वेस्ट्रेशन या फिर कैसे ये साइकिल मेंटेन होती है, ठीक है। ये एक ग्रीन हाउस गैस है और बहुत ही ख़तरनाक ग्रीन हाउस गैस है। इनफैक्ट इसको आप वीनस से भी रिलेट कर सकते हैं। वीनस का जो टेम्परेचर है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अवेलेबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ये इतना ज़्यादा है। तीसरी चीज़ इसमें है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को लेकर के, दिस इज़ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स है, ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक कहा जाएगा। इसका मतलब है कार्बन को स्टोर करना, कार्बन स्टोरेज, ठीक है, और वो भी अंडरग्राउंड कार्बन को स्टोर करना। तमाम टेक्निक्स होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि कहीं इंडस्ट्री में, दिस इज सपोज कोई इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री से जो भी कार्बन एमिशन हो रही है उस कार्बन एमिशन को किसी तरीके से इसको गड्ढा करके इसी के नीचे जो होता है इसी के नीचे स्टोर कर लिया जाएगा। और स्टोर करने के बाद में ये जो कार्बन है, कार्बन मतलब कार्बोनेट के फॉर्मेट में या फिर किसी अन्य फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर के ऑब्वियसली ये सॉइल में ही मिल जाएगा। इसी टेक्निक को बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन कैप्चरिंग भी आप इसको बोल सकते हैं, एक ही बातें हैं। दिस इज़ कार्बन कैप्चर। कार्बन कैप्चर बस एक तरीके की टेक्निक होती है। जैसे अभी रिसेंट में कुछ स्मॉग टावर लगाए गए हैं दिल्ली में, स्मॉग टावर्स, सेम ऐसे ही स्मॉग टावर के जैसे ही कार्बन कैप्चर भी होता है। बस ये कार्बन कैप्चर करता है और दूसरा वाला जो स्मोक है, मतलब स्मोक प्लस फॉग, उनको कैप्चर कर रहा है। बेसिकली स्मोक कैप्चर कर रहा है, ये चीज़ है। तो ये तो हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन है पोटेंशियल साइट क्या क्या हो सकते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए। अब जरा समझना है यहाँ पर ध्यान से, क्या है कि एबंडन एंड अनइकोनॉमिकल कोल सीम्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जहाँ पर भी कोयले की खदानें होंगी वहाँ पर तो आपको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करना ही करना होगा, क्योंकि कार्बन वहाँ से रिलीज हो रहा है। सेकेंड थिंग है, जहाँ से भी ऑयल डिप्लीट हो गई है, गैस रिजर्वॉयर है, फिर से करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है सबटेरेनियन डीप सलाइन फॉर्मेलिटीज़। अगेन ये भी जो होता है कार्बन एमिशन की ही साइट है, यहाँ से भी आप जो है सिक्वेस्ट्रेशन वाली चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली सारी ही चीज़ों से आप कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो बेसिक इसके पीछे की बैकग्राउंड है वो ध्यान रखिएगा, बाकी तो खैर ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर में आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड विद द जीका वायरस। अब देखिए,
कुछ वायरसेस हैं जिनका नाम आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कि जीका वायरस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपका स्वाइन फ्लू के बारे में पता होना चाहिए आपको। इसी तरीके से आपको इंसेफेलाइटिस के बारे में पता होना चाहिए, एंड देन डेंगू के बारे में पता होना चाहिए, बर्ड फ्लू के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान हमेशा रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जीका वायरस के बारे में है, ये जितनी भी डिसीज़ेज़ हैं ये सारे डिसीज़ेज़ ट्रॉपिकल एरिया में ही फैलती हैं, ट्रॉपिकल एरिया में, ठीक है। हालांकि कोविड थोड़ा सा अलग निकल गया, कोविड जो होता है ट्रॉपिकल के बाद हर एक इलाके में ही फैल गया। अगेन अनएक्सप्लेन्ड चीज़ है, कोविड अभी फ़िलहाल अनएक्सप्लेन्ड है, ये ध्यान रखिएगा। कोविड अभी इसमें कुछ खास अभी बातें पता नहीं चल पाई हैं, अनएक्सप्लेन्ड है। क्यों इसका ग्राफ नीचे जा रहा है, क्यों इसका ग्राफ अगेन अप हो रहा है, ऑल दिस थिंग्स आर अनएक्सप्लेन्ड, अभी कोई भी चीज़ एक्सप्लेन्ड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इन ट्रॉपिकल एरिया जीका वायरस डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट डेंगू। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही एडीज एडिप्टिस के द्वारा ही करवाए जाते हैं, तो दोनों ही करेक्ट हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मलेरिया है, मलेरिया मच्छर के काटने से ज़रूर है, लेकिन ये पैथोजन दिस पैरासाइट है, दिस इज़ पैरासाइट, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज़ डिफरेंट। बाकी सबके जो है वायरस होते हैं, लेकिन ये पैरासाइट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि सेक्सुअली ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिसीज इज़ पॉसिबल। यस, बिल्कुल, ये तो बल्कि हो ही रहा है, ठीक है। इनफैक्ट जितनी भी हैं डिसीजेज, वायरस वाली जितनी भी डिसीजेज हैं, ये सब के सब जो होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिशन के थ्रू फैल सकती हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन नॉट बी hunted by any person except under some provision provided by law। अब देखिए, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972 में आपको पता है कि यहाँ पर 6 शेड्यूल दी गई हैं, शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2 एंड देन शेड्यूल नंबर 3 एंड 4, शेड्यूल नंबर 5 एंड देन उसके बाद से शेड्यूल नंबर 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है शेड्यूल नंबर 1 एंड 5 में यहाँ पर तो आप बिल्कुल किल ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन 3rd एंड 4 में किलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस, ठीक है। एंड 6 में आप जो होता है वर्मिन कैटेगरी, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसको किसको जो होता है मारा जा सकता है। तो घड़ियाल यस, इंडियन वाइल्ड लाइफ यस, वाइल्ड बफेलो यस, सारे ही जो होता है दीज एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाई एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजन प्रोवाइडेड बाई लॉ। इसी के बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं। तो सारे स्टेटमेंट जो होती हैं वो करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। अब ये देखिए, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस है ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बेसिकली 2016 में जब मीटिंग हुई थी, मतलब COP की जो मीटिंग हुई थी, COP 26 वाली, COP 22 बेसिकली, और ये मरक्केश में हुई थी, दिस वाज इन मरक्केश। यहाँ पर यही जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस है ये निकल करके सामने आया था। यहाँ पर लोग जो है वो बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज़ जो होती हैं वो आपस में मिल करके आई और उन्होंने ये कहा कि हमें जो है मिल करके रहने की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये जो इनिशिएट किया गया था वो यूरोपियन यूनियन के द्वारा इनिशिएट किया गया था, ठीक है। दिस वाज इनिशिएटेड बाय यूरोपियन यूनियन, और बाकी सारे कंट्रीज़ भी आकर के यहाँ पर मिल गए। और ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर काम क्या है, इनका काम यही है क्लाइमेट चेंज को हमें किस तरीके से रोकना है, कार्बन इमिशन को कैसे हमें घटाना है। तो ये लोग खुद अपने से प्लेज लेते हैं, अपना अपना अलायंस बना करके, अपनी अपनी ग्रुपिंग बना करके, चलो ठीक है इस साल हम लोग इतना एमिशन करेंगे और फिर अगले साल कट करके और भी कम एमिशन करेंगे। तो ये तरीके अपनाए गए हैं। इनफैक्ट तमाम, जैसे चाइना ने बोला है 2050 तक, 2050 तक जो है हम लोग कार्बन एमिशन अपना ज़ीरो कर लेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से जापान ने बोला है 2030 तक कर लेंगे, UK ने बोल रखा है 2025 तक ही कर लेंगे, EU ने बोला है, यूरोपियन यूनियन ने भी कुछ इसी तरीके से 2025 भी बोल रखा है। तो सब बेसिकली क्या कर रहे हैं कि अपने साइड से कार्बन एमिशन को घटाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू सेट सम एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं बाकी कंट्रीज़ के लिए कि यार हम लोग अगर कर सकते हैं देन ऑब्वियसली यू गाइस कैन ऑल्सो डू दैट, कुछ भी कर सकते हैं आप भी। तो ये एक बहुत ही अच्छा शुरुआत कहा जाएगा इन कंट्रीज़ के द्वारा, बिकॉज दे आर डेवलप्ड कंट्रीज़, दे हैव टेक्नोलॉजी, एंड ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो यहाँ पे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी है, वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ये लोग कंट्री एक्शन लेंगे देन ऑब्वियसली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, लीस्ट डेवलप्ड हैं, दे कैन ऑल्सो फॉलो सम मॉडल्स जो कि इन कंट्रीज़ के द्वारा जो है फॉलो किया गया है।
तो अच्छी चीज़ है। एंड यहाँ पर अगर देखेंगे तो इनिशिएटिव यू का है, बिल्कुल करेक्ट है, अभी हम लोगों ने देखा। सेकेंड है कि इट प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेट डेवलपिंग कंट्रीज टू इनिशिएट क्लाइमेट चेंज। यस, बिल्कुल, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इनफैक्ट हम लोगों ने देख रखा था कि $100 बिलियन का एक फंड बनाया जा रहा है एनुअल बेसिस पर। क्या नाम है इसका? दिस इज़ GCF, ग्रीन क्लाइमेट फंड बोलिए या फिर ग्लोबल क्लाइमेट फंड बोलिए। इसी के बेसिस पर, इसी की सहायता से जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगला स्टेटमेंट है इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय WRI एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल। नाम से ही पता चल रहा है साफ साफ कि ये जो होती है ऐसी चीज़ नहीं है, ये बेसिकली COP मीटिंग UNFCCC के द्वारा जो होती है वो सपोर्टेड है। तो ये जो स्टेटमेंट होती है रॉन्ग हो जाएगी। आंसर फिलहाल यहाँ पर ए हो जाएगा, 1 और 2 ओनली करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएंगे। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विथ रेफरेंस टू रोल ऑफ UN हैबिटाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। UN हैबिटाट ये UN का ही ये कह सकते हैं एक तरीके का सब्सिडियरी है। दिस इज़ अ सब्सिडियरी, और ये बेसिकली हाउसिंग फॉर ऑल के बारे में बात करता है। दिस इज़ हाउसिंग फॉर ऑल। इनफैक्ट इसी हाउसिंग फॉर ऑल, इसी UN हैबिटाट से ही इंडिया इन्फ्लुएंस होकर के अपना 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल की बातें कर रहा है। ये अपना टारगेट बना करके रहा गया है। तो इसी चीज़ को लेते हुए बाकी चीज़ें की जा रही हैं UN हैबिटाट। अच्छा, इस्तांबुल, दिस इज़ इस्तांबुल प्रोसेस भी इसी को बोलते हैं। इस्तांबुल एक्चुअली नॉट पुल, इट इज इस्तांबुल प्रोसेस। ये भी चीज़ इसी से रिलेटेड है UN हैबिटाट, एंड ये कह सकते हैं कि हाउसिंग फॉर ऑल से ही रिलेटेड है। तो फिलहाल ऑप्शन देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू रोल ऑफ UN हैबिटाट इन यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम वर्किंग टुवर्ड्स अ बेटर अर्बन फ्यूचर। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है? UN हैबिटाट हैज़ मैंडेटेड बाय द United Nations General Assembly to promote socially and environmentally sustainable town and cities to provide shelter for all। करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर। इनफैक्ट हम लोगों ने देखा दिस इज सब्सिडियरी, एंड सब्सिडियरी है दैट मीन्स कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से तो कनेक्ट होगा ही होगा, और यहीं से चीज़ें जो होती हैं वो मैंडेटेड होंगी, यहीं से निकल करके आ रही होंगी। तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही बेसिक सा स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर है, ये है इट्स पार्टनर्स आर ईदर गवर्नमेंट और अर्बन लोकल अथॉरिटीज़ ओनली। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखेंगे, सो दिस इज़ एक्चुअली अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पर सबको ऐड किया गया है, ठीक है, सबको। पार्टनर्स यहाँ पर जो होता है ओपन फॉर ऑल है, कोई भी ऐड हो सकती है, NGO है, गवर्नमेंटल है, नॉन गवर्नमेंट है, सारे ही बंदों को ऐड किया गया है ताकि जो हाउसिंग फॉर ऑल वाला फंडा है ये इंश्योर किया जा सके। अगर गवर्नमेंट रहेगी तो ऑब्वियस ही बात है, वो आपको भी पता है कि हाउसिंग तो सबको मिल ही जाती है, लेकिन मिलता किसी को नहीं है। बाकी आप सबने नायक पिक्चर तो देखी ही होगी, नायक मूवी, वहाँ पर हाउसिंग फॉर ऑल की प्रोग्राम लॉन्च की गई थी, तो वो सब चीज़ें दिखाई गई हैं उस मूवी में, बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट किया गया है। स्टेटमेंट नंबर 3 है कि UN हैबिटाट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड प्रमोट एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग एंड बेसिक सैनिटेशन। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ये भी हो जाएगी। इनफैक्ट जो UN हैबिटाट है यहाँ पर जो पॉवर्टी की बातें हैं, बेसिक सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इनफैक्ट आप ये बोल सकते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो हाउसिंग वाली जो गोल है एंड पॉवर्टी की जो गोल है एंड जो सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर की जो गोल है, सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ये सारा का सारा गोल जो होता है यहीं से कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा। दिस इज़ अगेन बेसिक थिंग, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें रिपीट होती हैं। UN हैबिटाट जैसे हो गया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, डिटेल पता होना चाहिए इनफैक्ट अब तो, क्योंकि अब इंस्टीट्यूशन को लेकर के अगेन बहुत डिटेल में क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए, जब जो हमारा पानी होता है, जो वाटर होता है, जब ये पोल्यूट हो जाता है, वाटर के पोल्यूट होने के अब 2 हमारे पास तरीके होते हैं मेज़रमेंट करने के। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं BOD, दिस इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दूसरी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल का मतलब क्या है, नाम से क्या पता चल रहा है, बायोलॉजिकल डिमांड, ठीक है। यहाँ पर है आपका केमिकल डिमांड, तो दिस इज़ केमिकल डिमांड, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, बड़ा शोर हो रहा है, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन का मतलब ये हो गया कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारा समुंदर है, ठीक है, ये वाटर बॉडी है,
तो यहाँ पर जितने ज़्यादा स्पीसी रहेंगे उतनी ही ज़्यादा इनकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रहेगी। तो दैट मीन्स अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड अगर ज़्यादा है, यानी कि ये जो वाटर है यहाँ पर स्पीसीज़ बहुत सारे हैं, और अगर स्पीसीज़ बहुत सारे हैं दैट मीन्स ये वाटर पोल्यूट ज़्यादा नहीं है। दिस इज़ प्योर वाटर है। यहाँ पर अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड घटने लगे, गिरने लगे, दैट मीन्स वाटर पोल्यूट हो गया है, ठीक है, क्योंकि स्पीसीज जो होते हैं वो डेड होना शुरू हो जाएंगे, और डेड होना शुरू होंगे तो फिर ये बीओडी घटना शुरू हो जाएगा। तो बीओडी का हाई होना इज़ अ गुड साइन, अच्छी साइन है। लेकिन वहीं अगर केमिकल के बारे में बात करेंगे तो केमिकल ऑक्सीजन का मतलब सपोज वाटर है, इसमें अगर आप ऑक्सीजन की डिमांड मतलब सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन की डिमांड अगर ज़्यादा हो रही है दैट मीन्स केमिकल को डिसइंटीग्रेट या फिर कह लीजिए कि जो केमिकल है उसी को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। और अगर ब्रेक करने के लिए ज़रूरत पड़ी है यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल आ गए हैं, मिनरल ज़्यादा आ गए, दैट मीन्स पोल्यूटेड है ये वाटर जो होता है वो पोल्यूटेड है। यानी अगर सीओडी हाई है तो फिर ये वाटर पोल्यूटेड वाटर है, लेकिन अगर ये लो है दैट मीन्स वाटर जो है वो प्योर है। अब यहाँ से एक बात समझ में आ जाती है कि अगर मान लेते हैं कि जो वाटर है उसका बीओडी अगर हाई है देन इट इज़ अ गुड साइन, अगर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड लो है देन इट इज़ अगेन अ गुड साइन। अगेन यहाँ पर भी जो होता है साइन जो है वो सही होगा। समझ में आ गया क्या चीज़ है? तो ये बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या है बीओडी, क्या ये ब्लड में ऑक्सीजन है? गलत, ब्लड में ऑक्सीजन का कोई सीन नहीं होता, ये अलग चीज़ें होती हैं। सेकंड होता है कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट, ये भी गलत, ये भी नहीं है। एक्वाटिक इकोसिस्टम, यस यही चीज़ तो है, यही तो आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? और बाकी लास्ट में क्या है हाई एल्टीट्यूड रीजन पे है तो ये भी कुछ नहीं है। यहाँ पर तो खैर ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिपेंड कर जाएगा आपके ज्योग्राफी में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन। एक सेकंड यार, कलर चेंज कर लिया जाए। यस, तो यहाँ पर है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट इज अ यूनिक इनिशिएटिव फॉर G20 कंट्रीज, G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ये जो क्लाइमेट चेंज एक्शन जो बेसिकली कोएलिशन है, दिस फोकस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो HCFC ये बेसिकली गैस हो गया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, गैस को जरा देखिए। एक हो गई आपकी मीथेन, मीथेन का मतलब हो गया हाइड्रोकार्बन या फिर मीथेन सिंपल हो गया। फिर उसके बाद से आपका ब्लैक कार्बन हो गया, ब्लैक कार्बन या फिर ब्राउन कार्बन, दोनों ही एक ही बातें हो गई। और आपका हो गया HCFC, PFC, ये सब चीज़ें यानी कि फ्लोरिनेटेड। इसको देखने के बाद में आप बता देंगे ये पूरा का पूरा ग्रीन हाउस गैस को ही बातें कर रहा है। और ग्रीन हाउस का मतलब क्या हो गया? ग्रीन हाउस का मतलब हो गया क्लाइमेट चेंज। सिंपल सी बात है, दिस इज क्लाइमेट चेंज। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि यार ये सेकंड वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन है, जेन्युइन सी बात है। आराम से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये करेक्ट होना चाहिए। लेकिन जो पहला है, पहले में क्या बोला जा रहा है इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़ना है। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन। एक काम करते हैं, पहले क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद से चीज़ों को देखेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका एक सेकेंड यार गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, यस, ये जो आपका CCAC है यानी कि आपका जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन है, ये एक तरीके का वॉलंटियर पार्टनरशिप है। दिस इज़ वॉलंटियर पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप, ठीक है, जो भी है, दिस इज़ वॉलंटियर पार्टनरशिप, जिसमें रिड्यूस तो बिल्कुल सही बात है कि जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट है, दिस इज शॉर्ट लिव्ड जो क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स हैं, दिस इज शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ करके बाकी जितने भी होते हैं वो सारे, ठीक है, तो उनको लेकर के ही बेसिकली रिड्यूस करने के बारे में एक कोएलिशन प्लान बनाया गया है। इसमें संस्थाएं कौन कौन सी हैं? इसमें गवर्नमेंट है, यस बिल्कुल है। क्या इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है? यस ये भी है। क्या इसमें साइंटिस्ट हैं? तो यस ये भी है। रिसर्चर्स हैं? बिल्कुल हैं। क्या NGOs हैं? बिल्कुल हैं। इनफैक्ट यहाँ पर मल्टीपल, ओपन टू ऑल, सबके लिए लगभग ओपन किया गया है। जितने भी सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो भी हैं उस सब के बारे में है।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, इकोनॉमिक सेक्टर में ऑब्वियसली, या फिर कह लीजिए कि इन्वायरमेंट प्लस इकोनॉमिक सेक्टर दोनों को ही क्लीन करने की, दोनों को ही एक तरीके से कोऑपरेट करने की बात कही जा रही है। क्या ये इंस्टीट्यूशन G20 के द्वारा ओपन किया गया है? बिल्कुल नहीं, ये किया गया है यूएन इन्वायरमेंट के द्वारा। तो यूएन इन्वायरमेंट बेसिकली इसको सपोर्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? इसका सेक्रेटेरिएट है आपका पेरिस में। सो दिस इज़ पेरिस। तो ये CCAC के बारे में पता चल गया। तो पहला स्टेटमेंट नाम से पता चल गया कि दिस इज़ रॉन्ग। क्वेश्चन ये उठता है कैसे याद करेंगे? करंट अफेयर्स में बना हुआ था, सिंपल सी बात है। करंट अफेयर्स में दिस वाज इन न्यूज़, और इस वजह से जो होती है ये चीज़ें हैं। अब करंट अफेयर्स में ये सब बड़े बड़े मतलब मेजर चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ छूट गई होगी तो हो गया होगा। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू सी, अगर मान लेते हैं आपको घड़ियाल देखना है तो फिर आप कहाँ जाएंगे, कहाँ पर आप देख पाएंगे घड़ियाल को? तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि लगभग हर साल ही लगभग पूछ लिया जाता है। तो जो घड़ियाल होता है इन देयर नेचुरल हैबिटाट, ये आपको मिल जाता है चंबल रिवर में। चंबल रिवर मध्य प्रदेश में बेसिकली ये जो चंबल नदी है वहाँ पर ये उसका बेस्ट प्लेस है, यहाँ पर आपको मिल जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एम स्ट्राइप्स हैं ये न्यूज़ में रहता है, ये क्या चीज़ है? जो एम स्ट्राइप्स हैं, दिस इज़ एम स्ट्राइप्स, ये बेसिकली टाइगर को काउंट करने के लिए तरीका होता है। और टाइगर को काउंट करने के लिए बेसिकली कह सकते हैं एक तरीके से ये कैप्टिव ब्रीडिंग की जाती है। तो दिस इज़ टेक्निक फॉर कैप्टिव ब्रीडिंग। कैप्टिव ब्रीडिंग की टेक्निक होती है, ब्रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा ए। तो ये भी न्यूज़ में बना हुआ था, तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर हो गया? 1 सेकेंड, सॉरी, टाइगर के लिए ऑब्वियसली। सो टाइगर की काउंटिंग की जा रही है, तो टाइगर की ही बेसिकली नॉट कैप्टिव ब्रीडिंग, आप ये कह सकते हैं कि टाइगर के एक तरीके से जो होता है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन के बारे में है। तो दिस इज़ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन के बारे में। इनफैक्ट एक मूवी अभी रिसेंट में रिलीज़ हुई है, दैट इज़ शेरनी मूवी, एंड इसके बारे में आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कैसे पगमार्क कैसे देखा जाता है, टाइगर की काउंटिंग कैसे की जाती है, कैसे कैमरा कैप्चर किया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया। इनफैक्ट सारी टेक्निक के बारे में आपको पता चल जाएगा। इनफैक्ट TX2, ठीक है, इसके बारे में भी पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है एंड कैसे इसकी काउंटिंग की जाती है, क्या किया जाता है। तो दिस इज़ अगेन वेरी बेसिक थिंग। इनफैक्ट मूवी बना दी गई है शेरनी, तो एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है देखिए क्वेश्चन आने की, हाई चांसेस आर देयर, क्योंकि मूवी बहुत ही डिफरेंट मूवी है, फॉरेस्ट पर बनाई गई है। एक बार ज़रूर देखना चाहिए आपको। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था इनफैक्ट मैथमेटिशियन पे, एंड मूवी का नाम देकर के पूछा गया था ये किस पर बेस्ड है। तो इस तरीके की मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। इन इंडिया इफ स्पीसी ऑफ टॉर्टवाइज इज डिक्लेयर्ड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। WPA के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है कि यहाँ पर टोटल मार करके 6 शेड्यूल्स होते हैं, और 6 शेड्यूल में डिफरेंट टाइप की प्रोटेक्शन के बारे में बातें कही गई हैं। तो अगर मान लेते हैं शेड्यूल 1 में अगर आप रख देंगे तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा हाईली प्रोटेक्टेड है, बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्शन है। और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ना आप काट मतलब इसको ना आप मार सकते हैं, ना पोचिंग कर सकते हैं, ना तो इसे कैप्चर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट शेरनी मूवी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बताया गया है कि बंदे की जान जरूर चली जाएगी, फॉरेस्ट का जो बंदा है उसकी जान जरूर चली जाएगी, बट ही विल नॉट शूट एट द टाइगर। इतनी ज़्यादा हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है, तो बड़ी चीज़ है अपने आप में। तो अगर वही चीज़ हो जाएगी तो ऑब्वियसली सेम लेवल जो टाइगर का है वही इसको भी मिल जाएगा। इनफैक्ट बी ऑप्शन देखेंगे, इफ़ नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन वाइल्ड अ फ्यू इंडिविजुअल आर अंडर कैप्टिव ब्रीडिंग। देखिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग इसलिए है क्योंकि IUCN की रेड लिस्ट का ये डेफिनेशन ले लिया है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एंडेमिक टू पर्टिकुलर रीजन एंड ये सब चीज़ें तो वेस्टेज हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये सारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो IUCN के हिसाब से दिया गया है BCD, लेकिन जो A है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तरीके से दिया गया है, अदरवाइज कन्फ्यूज़ करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वॉज अ प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लॉयन फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटाट इन गुजरात टू द वन ऑफ द फॉलोइंग साइट। अब ये क्या है, ये देखिए न्यूज़ में बना हुआ था, ये आपका कूनो नेशनल पार्क है, ये मतलब न्यूज़ में था, तो ये है बेसिकली कूनो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ है। फिलहाल एक क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लॉयन एंड टाइगर दीज आर 2 डिफरेंट स्पीसीज़। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट स्पीसी होते हैं। टाइगर ज़्यादा इसकी जंपिंग की जो मतलब रेंज होती है, जंप की रेंज जो होती है टाइगर की ज़्यादा होती है। स्पीड के बारे में बात करेंगे तो टाइगर की ही ज़्यादा होती है। इनफैक्ट अगर मतलब किसी भी तरीके से अगर आप बात करेंगे तो टाइगर इज़ सुपीरियर देन लॉयन।
टाइगर जो होता है वो सुपीरियर है देन लॉयन, फिर भी हम लोग लॉयन बोलते हैं किंग, जंगल का राजा है ये, ऐसा क्यों, वाई? कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा आंसर, देखते हैं किसको किसको पता है। दिस इज़ वेरी गुड। इनफैक्ट जब भी आप किसी नेशनल पार्क वगैरह को मतलब जाएंगे, नेशनल पार्क वगैरह में घूमने जाएंगे, तो देयर इज़ आर हाई चांसेस कि जो भी गाइड होगा आपको ये ज़रूर बताएगा लॉयन और टाइगर के बारे में, और इनफैक्ट नहीं बताएगा तो आप उससे पूछिएगा ज़रूर। फ़िलहाल इस पर सर्च करिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एंड बहुत ज़रूरी चीज़ है, काफ़ी कुछ जानवरों के बारे में आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज़ आप जब भी फॉरेस्ट में जाएंगे, IFOS मतलब फॉरेस्ट ऑफिसर बन के जब भी जाएंगे, तो वहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान में भी आपको ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। फिलहाल बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में एंड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर्टिफिशियल लेक। बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा ये था उस साल का आंसर, लेकिन फिर भी ठीक है। दिस वाज कोडाई कनाल। कोडाई कनाल बेसिकली तमिलनाडु का ये था आर्टिफिशियल लेक। याद करने वाली बातें हैं, बेसिक ज्योग्राफी, दिस इज़ बेसिक ज्योग्राफी, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हेवी एंड माइनिंग इन रिवर बेड। ओके, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप रिवर बेड की माइनिंग करेंगे, रिवर बेड की माइनिंग करने का मतलब जैसे कई जगहों पर क्या होता है, सैंड माइनिंग की जाती है, सैंड माइनिंग रिवर बेड पर ही जो होती है सैंड की माइनिंग की जाती है, और ये कई जगहों पर इलीगल होता है, जैसे उत्तराखंड में इलीगल तरीके से किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यूपी में आएंगे तो महोबा साइड हो गया, वहाँ पर भी इलीगल सैंड माइनिंग वगैरह की जाती है, सैंड माफियाज़ वगैरह आपको मतलब बहुत सारी न्यूज़ आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। इनफैक्ट यूपी का जो वेस्टर्न इलाका है यहाँ पर इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा सैंड माइनिंग हो गया है कि इसके कारण से अब जो अर्थक्वेक हैं वो भी आ रहे हैं, इसके अलावा जो फ्लड है, बाढ़ है, ये बहुत ज़्यादा आ रही है, और बाकी जो ट्रैफिक लेवल है वो तो डिस्टर्ब हो ही गया है, तो ट्रैफिक लेवल की भी जो होती है डिस्टर्बेंस हो गई है। बाकी रिवर बेड भी जो होता है वो अब काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबल हो गया है, जिसके कारण से अगेन तमाम तरीके की दिक्कतें भी आ सकती हैं, इवन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में भी। अब कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कटान बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आप डिगिंग बहुत ज़्यादा करेंगे देन ऑब्वियस सी बात है कि द सॉइल विल बी इनस्टेबल, और अगर इनस्टेबल रहेगी तो फिर जो है थोड़े से ही फोर्स के, थोड़े से ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से वो फिर टूट जाएगी, झेल नहीं पाएगा। एक तो ये दिक्कत हो रही है। नंबर 2, जो वाटर की प्योरीफिकेशन होती है, ठीक है, प्योरीफिकेशन, क्योंकि अब जितना ज़्यादा आप डिग करेंगे अंदर की ओर में खोदेंगे, तो जो एक्यूफर्स हैं बेसिकली, ये एक्यूफर्स भी क्या होंगे कि ये पोल्यूट हो जाएंगे। पोल्यूट होने का मतलब जो फ्रेश वाटर यहाँ पर है वो अब सैलाइन में हो जाएगा, तो यहाँ पर सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, सैलिनिटी जो है वो बढ़ते जाएगी। ग्राउंड वाटर जो होगा, एक्यूफर का मतलब ये होता है स्टोरेज, किस चीज़ का स्टोरेज, ग्राउंड वाटर का स्टोरेज, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे घटता जाएगा, वाटर टेबल भी कहीं ना कहीं घटते जाएगी। तो फिलहाल अगर ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पर तो क्या है, अगर मान लेते हैं आप माइनिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, देन सैलिनिटी डिक्रीज़ नहीं करेगी, सैलिनिटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, तो इंक्रीज़ करेगी तो देन ऑब्वियस सी बात है दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, इनफैक्ट अभी हम लोगों ने देख ही लिया। बाकी पॉल्यूशन तो बिल्कुल बढ़ेगा और वाटर टेबल की भी लोअरिंग हो जाएगी, तो फिलहाल दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है पहला वाली को छोड़ करके, क्योंकि पहले में क्या होती है, सैलिनिटी बढ़ते जाएगी। अब अगला जो क्वेश्चन है, दिस इज़ पेज, एक प्रोग्राम था पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकॉनमी को लेकर के। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो देखिए इस पर क्वेश्चन फिर से बन सकता है, क्योंकि ये अगेन न्यूज़ में था रिसेंट में, ठीक है, और इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए ग्रीन इकॉनमी के बारे में आपको सिंपल सी बातें पता चल जा रही हैं कि दिस इज़ बेसिकली फॉरेस्ट रिलेटेड, ये फॉरेस्ट रिलेटेड है, ग्रीन इकॉनमी का मतलब हो गया, ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग्स हो गई, ग्रीन इकॉनमी हो गया, सब एक ही चीज़ है। जहाँ पर भी ग्रीन का मतलब आ जाए ना, आप समझ लीजिएगा दिस इज समथिंग रिलेटेड विद द फॉरेस्ट। ब्लू का मतलब आ गया दिस इज समथिंग विद ओशियन, ठीक है, ओशियन, और ये सब के सब क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बातें हैं। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली का मतलब क्या हो गया, इन्वायरमेंट फ्रेंडली का मतलब यही हो गया, फॉरेस्ट को नहीं काटना है, ग्रीन बिल्डिंग बनाना है, ऑटोमेटिकली जो है इसमें वेंटिलेशन वगैरह की प्रोसेस हो जाए, ज़्यादा इसमें इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि जो कार्बन कैप्चर है वो किया जा सके। तो यहाँ पर मेन जो चीज़ होगी वो रहेगा कार्बन सिक्विस्ट्रेशन, कार्बन सिक्विस्ट्रेशन, ठीक है, तो ये चीज़ है बेसिकली यहाँ पर, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं कार्बन कैप्चर, एक ही बातें हैं।
तो इनफैक्ट ये प्रोग्राम भी जो पेज प्रोग्राम है, दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द सेम थिंग, ये भी इसी चीज़ से ही रिलेटेड है, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। अब यहाँ पर आगे बोल रहा है ये एक यूएन मैकेनिज्म है टू असिस्ट कंट्रीज ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज इमर्ज्ड एट। अब यहाँ पर ये बुला रहा है कि ये जो पेज है ये आया कहाँ से है, मतलब किस मीटिंग से आ रखा है। तो देखिए जो इमर्ज हुआ था ये 2012 में इमर्ज हुआ था, 2012 में इमर्ज हुआ था, और ये रियो +20 बोल सकते हैं आप इसे, ये जोहान्सबर्ग में मीटिंग हुई थी, वहाँ पर ये हुआ था, नॉट जोहान्सबर्ग, ये जो है रियो डे जनेरियो में बेसिकली मीटिंग हुई थी वहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सिंपल बी स्टेटमेंट हो जाएगा, ये आपको याद करना है, इसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ अ प्लांट कॉल प्रोस्फिस ज़ूलीफ्लोरा ऑफन इन न्यूज़। अब देखिए ये जो न्यूज़ में वाली चीज़ें हैं, देखिए पहली बात तो ये साइंटिफिक नेम दिया गया है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये थी बिल्कुल कि आप इसको स्किप कर सकते थे, क्योंकि साइंटिफिक नेम जनरली याद आप नहीं करते हैं, इनफैक्ट कोई नहीं याद करता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही होती है तमाम, मतलब कि कुल मिलाकर के अगर आप किसी करंट अफेयर्स को फॉलो करेंगे तो यू विल फाइंड इनफैक्ट 50 आपको जो है साइंटिफिक नेम्स मिल जाएंगे, जो कि याद करना इम्पॉसिबल टास्क है फिलहाल। लेकिन ऑप्शंस देखते हैं, अगर आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर तो एक ऑप्शन है कि कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जा रहा है, सेकेंड थिंग है रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया विच इट ग्रो, यानी इसका मतलब हो गया दिस इज़ इन्वेसिव स्पीसी, ठीक है, इन्वेसिव स्पीसी के बारे में बात कर रहा है। फिर है आपका एक्सट्रैक्ट एंड यूज़ ऑफ सिंथेसिस ऑफ पेस्टिसाइड। तो एक ऑप्शन तो आपके पास है कि आप स्किप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन दूसरा ऑप्शन है कि यार कोई भी अगर स्पीसी के बारे में पूछा जा रहा है और न्यूज़ में भी है, तो एक चांस होता है कि इन्वेसिव तो होगा ही होगा, तभी न्यूज़ में रहा होगा, तभी गड़बड़ कर रहा है इसीलिए न्यूज़ में आया होगा। तो अगर आप इस तरीके से ऑप्शन को अगर आप मतलब अटेम्प्ट लेना चाहते हैं, देन बिल्कुल आप ऐसे ही इस स्टेटमेंट की ओर में ही जाइएगा जो कि आपको लगे कि यार ये वाली चीज़ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हैज़ रिवर्स्ड एवरी फ्यू थाउजेंड ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर अगर स्टेटमेंट देखेंगे तो देख करके आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है, होता ही होता है। इनफैक्ट अर्थ को बोलते हैं ना दिस इज अ सेल्फ सस्टेनिंग डायनामो, सेल्फ सस्टेनिंग डायनामो है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ स्टेटमेंट तो ये तो जो है करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। सेकंड है कि व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4000 मिलियन ईयर्स एगो देयर वाज 54% ऑक्सीजन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड। इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी, बड़ा ही गड़बड़ स्टेटमेंट है, इलॉजिकल सा स्टेटमेंट है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात किया जाए कि जब अर्थ की शुरुआती दिनों में जब अर्थ का एटमॉस्फेयर डेवलप हो रहा था, तो क्या हो रहा था उस समय अर्थ के एटमॉस्फेयर में? देखिए सीधी सी बात है, बर्निंग हो रही थी। और बर्निंग कब होगी? जब सिंपल सी बात है ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही ज़्यादा होगा। एंड इट वॉज, ऑक्सीजन का लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा था, ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा था, बाकी जो नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका लेवल जो होता है काफ़ी कम था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इसको बैलेंस किया गया। बैलेंस का मतलब कि एटमॉस्फेयर खुद बैलेंस किया गया, तो फिर अल्टीमेटली नाइट्रोजन का जो है अल्टीमेटली 78% निकल करके आया। फिर उसके बाद से ऑक्सीजन जो है वो 21% निकल करके आया, आर्गॉन आया, कार्बन डाइऑक्साइड आया, इस तरीके से गैसेस फिर आ गई। लेकिन फ़िलहाल शुरू में बात करेंगे तो हाँ ऑक्सीजन ज़्यादा थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़ीरो थी, ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं था। ऑक्सीजन ज़्यादा थी बट कार्बन डाइऑक्साइड ज़ीरो था, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑक्सीजन ज़्यादा थी, कार्बन डाइऑक्साइड कम था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ज़ीरो नहीं था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। व्हेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिस ओरिजिनेट दे मॉडिफाई द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इनफैक्ट ये तो आप कहेंगे ही कहेंगे कि मॉडिफिकेशंस हमेशा होती रहती है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होती है ये होती ही रहती है, जेनेटिक चेंज होते ही रहता है, इवोल्यूशन होती ही रहती है। कौन सी थ्योरी है इवोल्यूशन? दिस इज डार्विन थ्योरी, डार्विन की थ्योरी है जो कि इवोल्यूशन होते रहेगी। तो फिलहाल सेकंड को छोड़ करके बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, दिस इज सी स्टेटमेंट यहाँ पर। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, ये आपको याद करना है। पाखुई नेशनल पार्क ये जो है आपकी अरुणाचल प्रदेश में है, बहुत न्यूज़ में था। इनफैक्ट न्यूज़ में क्यों था और क्यों ये पूछा गया? देखिए एक्चुअल में क्या था, पक्की नेशनल पार्क है, दिस इज़ पक्की नेशनल पार्क। पक्की नेशनल पार्क पक्के से आपने पढ़ रखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश में है ये।
लेकिन इसी पक्की का ही दूसरा नाम है पाखुई, और ये कंफ्यूजिंग है, कई लोगों को नहीं पता था इसलिए अटेम्प्ट भी नहीं लिए थे, लेकिन खैर याद कर लीजिएगा, कई बार दिन भी ख़राब होता है, तो जो आप पढ़ के जाते हैं उसी चीज़ को पूछा ज़रूर जाएगा, लेकिन कुछ दूसरे तरीके से पूछ लिया जाएगा कि कन्फ्यूज़न हो जाती है। चलिए खैर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज समथिंग रिलेटेड विद द क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ। पूछा क्या जा रहा है इसमें, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा रही है कि क्या चीज़ें हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्रिटिकल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वाइल्ड लाइफ है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड नेक्स्ट इज हैबिटाट। हैबिटाट, अब देखिए फॉरेस्ट राइट एक्ट जो आया रहा होगा वो पहले तो आया गया था 1988 में, 1988 में लाया गया था। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फॉरेस्ट ये एक्चुअल में अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया, कह सकते हैं कि एक तरीके से सर्विस है, तो फॉरेस्ट सर्विस जो दी गई थी वो अंग्रेज़ों के द्वारा ही दी गई थी। ये ध्यान रखिएगा, जो IPS है, इंडियन पुलिस सर्विस, ये ब्रिटिशर ने नहीं दिया था, ठीक है, ब्रिटिशर ने IPS नहीं दिया था, इंजीनियरिंग भी दिया हुआ है, सिविल सर्विसेज मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दिया गया है, रिवेन्यू सर्विस दिया गया है, लेकिन IPS नहीं दिया है, IPS हमारा खुद का है, ठीक है, तो ये तरीका है। तो फॉरेस्ट दिया जरूर गया था, लेकिन उस समय जो ट्राइबल्स थे, उन ट्राइबल्स को जो कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर या फिर फॉरेस्ट पर ही बेस्ड होते हैं, इनको काट लिया गया था, मतलब इनको जो होता है फॉरेस्ट के जो राइट्स हैं वो नहीं दिए गए थे। इनफैक्ट हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे, पढ़ भी रखा होगा आप लोगों ने कि कई सारे ट्राइबल मूवमेंट हुए थे, ट्राइबल मूवमेंट हुए थे, है ना। तो ये ट्राइबल मूवमेंट्स क्यों हुए थे, ये इसीलिए हुए थे क्योंकि या तो यहाँ पर जैसे मिज़ोरम वाला हो गया जहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन कर दी गई थी, वो भी बिना पूछे वहाँ के राजा से, या फिर जो ट्राइबल्स हैं उनको फॉरेस्ट राइट से, फॉरेस्ट जाने से, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को लेने से मना कर दिया गया था। क्यों मना कर दिया गया था, क्योंकि इसी फॉरेस्ट से ये लोग क्या करना शुरू कर दिए थे, टिम्बर वर्क करना शुरू कर दिए थे, यहीं पर जो आकर के रहते थे और लकड़ी के ही काम करवाते थे। तो इन लोग को कहा गया तुम नहीं जाओगे, अब हम करेंगे केवल, और इसी के लिए फॉरेस्ट एक्ट बना दिया गया, फॉरेस्ट ऑफिसर्स को बना दिया गया, और पूरी की पूरी IFOS सर्विस ही आ गई। समझ में आया, तो ये चीज़ है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में फिर अल्टीमेटली क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट के बारे में ले आया गया था। ये खैर आपको पता होना चाहिए, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बैगा हैव बीन गिवन हैबिटाट राइट्स। अब ये देखिए आपको पता होना चाहिए, अगर पता है देन इट इज़ ओके, नहीं भी पता है तो ठीक है, नहीं पता ठीक है। बढ़ते हैं आगे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है बेसिकली, ऑफिशियली डिसाइड एंड डिक्लेयर हैबिटाट राइट्स फॉर प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल PVTG ग्रुप के एनी पार्ट ऑफ इंडिया। PVTG, अब जरा ये बताइए, यहाँ पर यही कैच मिल गया आपको, क्या लगता है आपको PVTG कौन करेगा? क्या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट करेगी? कभी भी ऐसा पॉसिबल है? इन्वायरमेंट वाले लोग ट्राइबल के बारे में बताएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये करते हैं प्रेसिडेंट साहब, दिस इज प्रेसिडेंट साहब, और इनके लिए बेसिकली होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर होती है, MOTA, तो ये होते हैं बेसिकली इनके प्रोटेक्शन के लिए। तो साफ साफ पता चल रहा है ये जो हैबिटाट राइट फॉर PVTG है तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, और जैसे ही आप थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग करेंगे यू विल गेट द आंसर। देखिए ये तीनों ही आंसर आप कट कर दीजिए, सिंपली यू विल गेट द आंसर A ऑप्शन। अब आपको देखिए ऐसा नहीं होता है कि आप हर चीज़ के बारे में आपको पता रहे, लेकिन कुछ बेसिक्स होते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अब ऑब्वियस ही बात है PVTG इज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, तो ये सिंपल ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जैसे ही आपने कट किया, एग्जामिनेशन में आपको ये बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए, मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया रहा है कि आपको स्टेटमेंट 1 के बारे में पता होगा या 2 के बारे में पता होगा। अब कौन जानता है कि बैगास कौन है, कहाँ से आए, कौन से हैबिटाट राइट दिए गए हैं, कब दिए गए हैं, हु केयर्स। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट जनरल है, बेसिक है, तो एक टफ क्वेश्चन में आंसर आसान होता है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ, इत्मीनान के साथ आराम से पढ़ना चाहिए, पेपर को देखना चाहिए ढंग से, और हमेशा ऑप्शन में आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। और एक छोटी सी और ट्रिक है, ट्रिक यही है, और इनफैक्ट ये मतलब जीवन की ट्रिक है, प्रॉब्लम की शुरुआत ही आंसर है, प्रॉब्लम की शुरुआत ही उसका सॉल्यूशन भी है। तो जहाँ से प्रॉब्लम ओरिजिनेट हुआ है वहीं सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो हमेशा ट्राई टू फाइंड द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन में भी आप लोगों को कई बार हेल्प करेगा, मतलब आप हमेशा क्वेश्चन को कंटेक्स्ट समझिए, कहाँ से शुरुआत हो रही है, उसकी दिक्कत कहाँ से शुरू हो रही है,
बस वहीं से आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें से बताना है आपको कौन सी जो है वो प्लांट डिसीज़ फैला सकती है। अब प्लांट में डिसीज़ फैलाना है तो सिंपल सी बात है, एक प्लांट में कहाँ कहाँ से चीज़ें आ सकती हैं डिसीज़ फैलाने के लिए। वो सारी चीज़ें बर्ड कर सकती है, बिल्कुल, चिड़िया आती हैं और खाती पीती हैं, बस हो गया। डस्ट, बिल्कुल। रेन, यस। विंड ब्लो, सभी तो हैं इसमें, क्या करना है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट हो गए, सब के सब जो होता है कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज हाउ इज़ एनजीटी डिफरेंट फ्रॉम सीपीसीबी। बड़ा ही बेसिक सा बात है। एनजीटी ये एक ट्रिब्यूनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। दिस इज़ नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव, ये आप बोल सकते हैं कि जो आपके शेड्यूल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, आर्टिकल बोलते हैं। दिस इज़ आर्टिकल 323A वाला है, ठीक है। तो जो 323A वाला है यहाँ पर आपके एनजीटी बनाई गई है। बाकी जो सीपीसीबी है ये क्या है, गवर्नमेंट का है, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर आती है। सिमिलरली इसी को हेल्प करने के लिए एसपीसीबी होते हैं, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होती है, जो कि स्टेट लेवल पे होती है। दिस इज स्टेट लेवल पे, ये सेंट्रल लेवल पे होती है, ठीक है। ये सब क्या करती हैं, ये सब करती हैं एयर क्वालिटी चेक या फिर एयर पोल्यूशन के बारे में चेकिंग करती हैं कि भैया क्या चल रहा है। सीपीसीबी यही सब करती है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। एनजीटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट वेयर एज सीपीसीबी हैज़ बीन क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देख सकते हैं आप कि जो एनजीटी है इसके लिए एनजीटी एक्ट आया था, 2005 में आया था। इनफैक्ट पार्लियामेंट बनाती है ट्रिब्यूनल, आर्टिकल नंबर 323 में लिखा हुआ है, याद है कि नहीं। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर ये है कि एनजीटी प्रोवाइड एन इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन in the higher court, whereas CPCB promote cleanliness of stream and well and aims to improve quality of air. This is also correct statement. ये भी कहेंगे आप कि हाँ बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है और यही तो इनफैक्ट इसका काम ही है। समझ में आ गया क्या चीज़ है। तो दिस इज़ द थिंग यहाँ पर। ओके, एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एनजीटी बिल्कुल सही बात है, एक्ट से बनाई गई है। सीपीसीबी, ये बात सही है कि सीपीसीबी कोई एक्ट से नहीं बनाया गया है, लेकिन ये वाटर का जो वाटर पोल्यूशन एक्ट है, दिस इज़ वाटर पोल्यूशन एक्ट या फिर एयर पोल्यूशन एक्ट, इसी में इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो सीपीसीबी है ये भी स्टैट्यूटरी स्टेटस रखता है। स्टैट्यूटरी स्टेटस यहाँ पर भी इसकी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मेक श्योर इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला स्टेटमेंट सही नहीं, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। छोटा सा यहाँ पर कैच था और वो था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लेकर के। बाकी दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सीपीसीबी स्टैट्यूटरी स्टेटस है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब देखिए ये भी एक नया तरीके का आ गया और ये भी जो होता है करंट अफेयर बेस्ड ही क्वेश्चन है। दिस इज़ अगेन करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, करंट अफेयर्स। और ये जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली 2017 में बेसिकली जो सीओपी मीटिंग हुई थी, बॉन वाली जो हुई थी, इस बॉन वाले में ही बेसिकली ये सब चीज़ें निकल करके आई हैं। यहीं पर जो है दिस ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को लेकर के बातें हुई थी। अब देखिए यहाँ पर अगर स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट पहले काम करते हैं, पहले इस बॉडी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक डिटेल्स। तो हमारे पास है दिस इज़ ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो दिस इज़ स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया ने भी एक प्रोग्राम लॉन्च करके रखा है रिजिलियंट एग्रीकल्चर को लेकर के, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें एक ही हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इनफैक्ट ये जो स्मार्ट एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, या इसको हम लोग CSK के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे पहले कॉइन किया गया था 2010 में FAO के द्वारा। FAO के बारे में आपको पता होगा, दिस इज़ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी UN की ही सब्सिडियरी है, ठीक है। तो 2010 में इन लोगों ने बात किया था और यहाँ पर बात किया गई थी रिजिलियंट एग्रीकल्चर के बारे में। तो दिस इज़ रिजिलियंट एग्रीकल्चर, रिजिलियंट एग्रीकल्चर मतलब क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो भी रिजिलियंसी आ रही है या फिर जो भी कह लीजिए कि इन्वायरमेंट में दिक्कतें आ रही हैं विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चर,
और क्लाइमेट चेंज के कारण से जो एग्रीकल्चर पे जो प्रभाव पड़ रहा है उन दोनों को आपस में कैसे बैलेंस करना है, कैसे हमें एग्रीकल्चर को अच्छा बनाना है, कैसे इसमें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया गया था 2010 के FAO मीटिंग में। कुछ खास डेवलपमेंट लेकिन हुई नहीं। 2014 में जब क्लाइमेट चेंज मतलब जब लीमा प्रोटोकॉल होती है, लीमा में अगेन इस स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में फिर से बातें होती हैं, दिस इज़ स्मार्ट एग्रीकल्चर। और इसी टाइम से क्या हुआ कि इस स्मार्ट यानी कि जो आपकी ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, इस पर अब ध्यान देने की बातें शुरू हो गई और अल्टीमेटली एक अलायंस बना लिया गया और ये अलायंस बनाई गई थी आपकी 2014 में। ठीक है, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अभी रिसेंट में जो बॉन की मीटिंग हुई है उसमें ज़्यादा ध्यान दिया गया, इनफैक्ट ये न्यूज़ में बन गया था। तो ये जो अलायंस बनाया गया ये एक वॉलंटियर बेसिस पर बनाया गया है, वॉलंटियर बेसिस पर। वॉलंटियर बेसिस का मतलब ये हो गया, सपोज़ कोई कंट्री है वो इसमें पार्ट बन गई, मतलब इसने जो होती है मेंबरशिप ले ली। तो मेंबरशिप का बिल्कुल नहीं मतलब है कि इसके ऊपर में बाइंडिंग कोई चीज़ बाइंडिंग आएगा, ऐसा नहीं है। ये चीज़ नॉन बाइंडिंग है, नॉन बाइंडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए, जैसे आपका पेरिस क्लाइमेट डील है, तो पेरिस भी क्या है, नॉन बाइंडिंग है, बट इंडिया खुद को बोला है कि नहीं हम बाइंडिंग लेंगे। ठीक है, जो NDCs है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस है, दे आर अगेन नॉन बाइंडिंग, बट स्टिल इंडिया इज कंसिडरिंग इटसेल्फ कि ये जो होती है हमारे लिए बाइंडिंग होगा। रामसार की आप लोगों ने सुन रखा होगा, रामसार की जो लिस्ट होती है, तो जो रामसार होती है यहाँ पर अगर आपने मेंबरशिप ले ली है दैट मीन्स कि आपको कोई ना कोई साइड जो होती है रामसार साइड डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये बाइंडिंग हो जाता है। समझ में आया? तो बिल्कुल ये चीज़ें हो जाती हैं एंड दीज थिंग्स आर देयर। समझ में आया? तो ग्लोबल क्लाइमेट डील के बारे में हम लोगों ने सिस्टम देख लिया। अब यहाँ पर क्या इंडिया पार्ट है? नो, इंडिया सिग्नेटरी ऑफ द अलायंस, लेकिन कोई भी इसमें फ़िलहाल इंस्ट्रूमेंटल रोल नहीं प्ले किया गया है। तो इंडिया इंस्ट्रूमेंटल रोल में नहीं है, इंडिया जस्ट एक मेंबर है। और याद रखिएगा कि हाँ ठीक है, इंडिया इज़ अ मेंबर इन द अलायंस। ठीक है, तो ऑप्शंस यहाँ पर पढ़ लीजिए कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। यहाँ पर ऑप्शंस के बारे में देखेंगे तो GSA इज़ एन आउटकम ऑफ क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस, नो, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, देख लिया हम लोगों ने कब की बात है। मेंबरशिप डज नॉट क्रिएट बाइंडिंग, बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ, नो, अगेन दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इंडिया को इन सबसे मतलब नहीं है। फिलहाल ऑप्शन केवल 2 करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल्ड जरूर था बट इट वॉज इन न्यूज़ एंड दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ध्यान रखिएगा इसको। इसी तरीके से एक और यहाँ पर अलायंस है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये भी जो होती है अगेन न्यूज़ में बनी हुई थी, न्यूज़ की ही बातें थी और इनफैक्ट उसी बॉन समिट से ही निकल करके आया था। इस समय जो वर्ल्ड बैंक थी वो बहुत ज़्यादा जो होती है वो मतलब क्लाइमेट चेंज में पार्टिसिपेट कर रहा था, बातें कर रहा था और इसी को लेकर के बेसिकली ये डेवलपमेंट वगैरह निकल करके आई थी। और ये भी जो मोमेंटम चेंज हुई है ये भी आपको यूनाइटेड नेशंस की जो मीटिंग है या UNFCCC की जो मीटिंग हुई थी उसी में निकल के आई थी। तो फिलहाल इसका भी आंसर हो जाएगा UNFCCC। इसकी डिटेल के बारे में ज़रा पढ़ लीजिएगा आप लोग, डिटेल्स इंपॉर्टेंट अब हो गई हैं। ठीक है, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। ठीक है, एंड बस ठीक है, फिलहाल यहीं पे स्टॉप करते हैं हम लोग और एक और सेशन रहेगा उसमें हम लोग फिर हम इन्वायरमेंट की सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम लोग बाकी जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग शुरू कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए खैर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।